डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी पे चैप्टर से मैं 2 वीडियो पहले जारी कर चुका हूं और तीसरा वीडियो मैं लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ रहे थे प्रजातंत्र होना क्यों चाहिए, आर्गुमेंट उसका पढ़ रहे थे। तो उसका आर्गुमेंट का हम लोग 5वां जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज दैट इट इनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। यह है डेमोक्रेसी के संबंध में यह सबसे मजबूत तर्क है क्या है कि यह लोगों की, नागरिकों की जो गरिमा होती है उसको बढ़ाता है। In democracy, the poorest and uneducated have the same status as the rich and the educated because democracy is based on the principle of political equality. डेमोक्रेसी में जो गरीब होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको भी वही दर्जा दिया जाता है जो कि धनी होते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी किस पर आधारित होती है? डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर आधारित होती है, राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इसलिए डेमोक्रेसी में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है। छठा पॉइंट है कि इट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के रूप से अच्छी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपनी की हुई, पब्लिक के द्वारा की गई अपनी ही गलती को सुधारने का मौका मिलता है अगले चुनाव में। मान लीजिए कि चुनाव होता है, उसमें हम गलत लीडर्स को चुन लेते हैं, वो हम लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाता है, तो उसको उस समय लोगों को लगता है कि हमने चुन करके गलती की है, इसलिए अगले चुनाव में उसको पब्लिक क्या करती है? हरा देती है। देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन द मिस्टेक एंड देयर इज ए रूम फॉर करेक्शन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पब्लिक डिस्कशन के लिए भी जगह होती है और उनका लोगों के द्वारा की गई गलतियों को भी करने की जगह होती है। कंक्लूजन क्या होता है इसके संबंध में? फ्रॉम द अबव आर्गुमेंट वी कैन कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग। ऊपर हम लोग जितना भी आर्गुमेंट पढ़ा डेमोक्रेसी के संबंध में, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डेमोक्रेसी हो जाने से लोगों को सब कुछ नहीं मिल सकता है, बट लेकिन यह स्पष्ट होता है कि गवर्नमेंट के और किसी भी रूप से अच्छा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, कंपेयरिंग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एंड चाइना। चाइना और इंडिया के में जो डेमोक्रेसी है उसके तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की डेमोक्रेसी है और चाइना में किस तरह की डेमोक्रेसी है। ठीक है। The worst recorded famine in the world was the 1958 to 1961 China's famine। विश्व के अकाल के इतिहास में ये देखा जाए तो 1958 से 1961 के बीच में जो चाइना में अकाल पड़ा था वह सबसे बुरा अकाल था, सबसे वर्स्ट था। इन दिस अराउंड 3 करोड़ पीपुल डाइड। इस अकाल में चाइना के 3 करोड़ लोग मारे गए थे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चाइना वाज सिमिलर टू दैट ऑफ चाइना, बट इंडिया डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फेमिन। उस समय 1958 और 1961 के बीच के समय में भारत की स्थिति भी चाइना से ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम लोग भी उस समय आजाद हुए थे और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पलायन इधर से उधर से हुआ था, तो अस्त व्यस्त हो गया था। उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्न भी नहीं हो पाते थे अच्छी तरह से, तो हमारा भी कंडीशन चाइना से अच्छी नहीं थी। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई अकाल नहीं पड़ा। ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री थे इकोनॉमिस्ट, तो चाइना के अकाल को लेकर के जितने मौतें हुई उसको उसने स्टडी किया और स्टडी में उसने पाया कि चाइना की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी और इंडिया की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो दोनों में अंतर था। चाइना की गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण ही वहां इतने लोग मारे गए। आज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली। हालांकि भारत जो है क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसकी सरकार ने क्या किया, फूड स्कार्सिटी जो हमारे देश में हुई, खाद्यान्न की जो कमी थी उसको उन्होंने अलग तरीके से उसको
बांटने का फैसला किया, कैसे किस तरह से लोगों को पहुंचाया जाए। इफ चाइना हैड फ्री प्रेस, अगर चाइना में भी प्रेस को आजादी मिली होती कि जो बोलना है, जो असली बात है उसको पेपर में छापा जाए, अपोजिशन पार्टी होती, हमारे जैसे देश में विरोधी पार्टियां हैं, वो जो सत्ताधारी पार्टी का नीतियों का विरोध करती है, उस तरह से पार्टी वहां नहीं है, तो वहां तो भारत जैसा सरकार को आलोचना करने के लिए कोई पार्टी ही नहीं है। सो मेनी पीपल वुड नॉट हैव डाइड इन द फेमिन। अगर भारत जैसा वहां स्थिति होती, प्रेस को आजादी होती और एक विरोधी पार्टियां होती, विरोधी दल होता, तो चाइना के उस अकाल में इतने ज्यादा लोग नहीं मारे जाते। ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना था। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का और क्या अर्थ होता है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस। डेमोक्रेसी का सबसे कॉमन फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक लोकतंत्र। इन दिस द रिप्रेजेंटेटिव और मेजोरिटी ऑफ देम आर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इसमें क्या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के बदौलत, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बदौलत ये जो लीडर्स चुने जाते हैं तो बहुमत से कोई भी निर्णय लेते हैं। इन अदर वर्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बहुसंख्यक लोग जो होते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से क्या करते हैं? शासन करते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इट इज सो बिकॉज modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take collective decision। है कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? क्योंकि आधुनिक डेमोक्रेसी में इतना संख्या में जो लोग हैं, उतनी बड़ी संख्या में फिजिकली रूप से किसी भी देश के संबंध में कोई यदि कोई निर्णय ले रहा हो तो ये संभव नहीं है कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं और उस पर निर्णय ले सके। इवन इफ दे कुड, अगर लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं एक जगह, तो सारे नागरिकों को के पास न तो वहां जाने का समय है और न उनकी इच्छा है, डिजायर भी नहीं है और उस डिसीजन मेकिंग जो प्रक्रिया चल रही होती है उसमें उनको बोलने का स्किल भी नहीं है। सारे लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। ये इसीलिए आज अधिकांश डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाया गया है। मतलब कि लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं और उनको भेजते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से फिर सरकार का गठन होता है और वही सरकार चलाती है। फ्रॉम द अबव फैक्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज बट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए बैड डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। ऊपर के जो फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में तो अंतर कर सकते हैं, लेकिन हम ये अंतर नहीं कर सकते हैं कि कौन अच्छी डेमोक्रेसी है और कौन बुरी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद कंसेंट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन वो होता है जिसमें वे सारे लोगों की का सुझाव सहमति होता है जो उस डिसीजन से प्रभावित होते हैं। जिन पर डिसीजन लिया जा रहा है उन्हीं लोगों के सुझाव पर वो डिसीजन लिया जाता है। ये डेमोक्रेसी में होता है। पावरफुल एंड नॉन पावरफुल पीपल शुड हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन। अरे शक्तिशाली और जो शक्तिशाली नहीं होते हैं, मतलब नेता लोग या बड़े बड़े लोग और साधारण लोग भी उस डिसीजन मेकिंग में वो सेम भूमिका निभाते हैं। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। यह है किसी भी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई हो सकता है या किसी परिवार में भी हो सकता है या किसी संस्था में हो सकता है। Thus democracy is a principle that can be applied to any sphere of life and can take many forms। इस तरह से डेमोक्रेसी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है और इसके अनेकों रूप हो सकते हैं। एक परिवार हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, एक देश हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, गांव हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले एन इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में हर नागरिक को इस योग्य होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में उनकी भूमिका बराबर होनी चाहिए। फॉर दिस एन इक्वल राइट टू वोट इज नॉट सफिशिएंट। इसके लिए केवल वोट, सबको वोट देने का अधिकार दे दिया जाए और उस वोट का वैल्यू बराबर कर दिया जाए, यही काफी नहीं है। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। इसके लिए सारे नागरिकों को किसी भी मैटर पर यदि डिसीजन लेना होता है तो उनको जानकारी होनी चाहिए उस संबंध में। बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होना चाहिए, समाज बराबर संसाधन होना चाहिए, और एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट, और वचनबद्धता होनी चाहिए। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a perfect democracy. अगर हम इन सारे आदर्शों को गंभीरता से अपनाते हैं तो कोई भी देश में जो गवर्नमेंट है, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो किसी भी देश में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। The work, attitude and views of citizens are the major element in making their country more or less democratic। कह रहा है कि किसी भी देश के नागरिकों का जो काम होता है, जो उनका व्यवहार होता है और जो उनका दृष्टिकोण होता है, वह उस देश के डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक बनने में मेजर एलिमेंट की भूमिका निभाता है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट द सिटीजन्स डू। कह रहे हैं कि किसी भी देश का जो फेट होता है, मतलब भाग्य होता है, वह न केवल वहाँ के शासकों पर निर्भर करता है कि किस तरह से वह शासन करते हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों पर भी निर्भर करता है कि वहाँ के नागरिक किस तरह से काम करते हैं। डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। Thus a study of democracy must focus on democratic politics। डेमोक्रेसी जो है वो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर निर्भर करता है, जो कि वहाँ के सारे नागरिक उसमें भाग लेते हैं। इस तरह से डेमोक्रेसी का अध्ययन जो होता है वह डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर फोकस डालता है। इस तरह से हमारा ये डेमोक्रेसी का चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसका नोट्स बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स बना कर रखिएगा। मैं पढ़ा दिया हूँ, उसको नोट्स के आधार में वीडियो दे करके समझ जा सकते हैं, और इसका क्वेश्चन में मैं भेज चुका हूँ। तो अब हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, रशियन रेवोल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ठीक से पढ़ते रहे।